अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4B। टॉपिक का नेम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल एक्चुअल में होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है एक टेम्परेचर का स्केल है जो कि जिसकी रेंज जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, ठीक है। उसके अलावा केल्विन में देखें तो केल्विन में हमारे पास 0 केल्विन से 273 केल्विन तक जाती है। तो इसमें ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई भी आइडल गैस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। आइडल गैस उसको बोलते हैं जो कि गैस के जितने भी लॉज हैं उनको वो फॉलो करती है। तो सिंपल ये आपको इतना पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ये फॉर्मूली हैं, ये आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। इससे हम किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूली आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं और ये डेफिनेशन भी करनी है, ठीक है। ये स्टार्ट होती है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम एज बोथ स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंजेस, देयरफॉर 0 केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, देन 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 जो है वो 273 डिग्री, 0 सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल है, -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 केल्विन के इक्वल है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा डेफिनेशन और ये याद रखना है कि ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, लॉर्ड केल्विन ने। और इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो क्या है, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन और यहाँ 0 केल्विन से इसको स्टार्ट ले सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ -273 डिग्री सेल्सियस से। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स लॉ। जैसे आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, इसी तरह चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में हमने बोला था कि वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो रिलेशनशिप पढ़ा था। इसमें हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये चार्ल्स लॉ जो है वो एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स जे चार्ल्स, उसने 1787 में ये लॉ प्रेजेंट किया। अब उसके अकॉर्डिंग ये बात बोली गई कि अगर हमारे पास एक गैस जो है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो गिवन है उसके, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसमें आप लोगों ने इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इसमें हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, जबकि बॉयल्स लॉ में हमने क्या चीज़ कॉमन रखी थी, कांस्टेंट रखी थी, टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम क्या करें, वॉल्यूम को V से और टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह शो करते हैं, ठीक है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन और इसके साथ कांस्टेंट आता है, तो V इज इक्वल टू KT। अब क्या होगा, कांस्टेंट एक साइड पे जबकि वेरिएबल्स एक साइड पे, T यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा V/T इज इक्वल टू K। क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब क्या होगा अगर हम ये करें कि V1 इनिशियल वॉल्यूम जो है वो लिखें और T1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर, तो आफ्टर सम टाइम जो हमारे पास वैल्यू आएगी V2 फाइनल वॉल्यूम एंड T2 फाइनल टेम्परेचर आएगा, ठीक है। V1/T1 इज इक्वल टू K, V2/T2 इज इक्वल टू K। ये हमने दो डिफरेंट टाइम्स पे जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो ली हुई हैं, ठीक है, मैयर किया है। अब क्या करेंगे, अब इनका कंपैरिजन करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स तो नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। सिंपली हम क्या लिखेंगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो ये हमारे पास आ गया इसका लॉ। सिंपली इसमें यही बताया गया है कि वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, जबकि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 2 सिलेंडर्स लेने हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने गैस जो है मैयर्ड वॉल्यूम उसका जो है वो लिया, जो टेम्परेचर उस वक्त हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस था, जबकि हमारे पास वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यहाँ ऊपर पिस्टन्स रखे हैं यानी सम वेट, जो कि अब क्या होगा, मूवेबल होगा ये। अब क्या होगा, जब दूसरे टाइम पे यहाँ पे हमने इसी वाले सिलेंडर को जब हीटअप किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनके बढ़ने से वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए। इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से। यहाँ देखिए पहले जो टेम्परेचर था वो 25 था, अब डबल होने से 100 डिग्री सेल्सियस होने पे वॉल्यूम जो है वो 50 से 62.5 सेंटीमीटर क्यूब पे चला गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर हमारे पास ऑलवेज कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल फ्रॉम 0 सेल्सियस टू केल्विन
फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यानी न्यूमेरिकल सिर्फ कर रहे होंगे तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में आपने लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग फिजिक्स में करते हैं सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, या इस तरह मीटर्स को किलोमीटर्स में, इस तरह जो कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आप लोगों ने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन में। प्रॉब्लम है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब एट -30 डिग्री सेल्सियस। यानी V1 हमारे पास 250 है, जबकि T1 हमारे पास क्या है -30 डिग्री सेल्सियस। इफ़ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम। V2 हमारे पास क्या आ गया 700। फाइंड इट्स फाइनल टेम्परेचर, तो T2 हमने फाइंड करना है। वही हमारे पास इक्वेशन लिखेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। फाइंड हमने क्या करना है T2, तो इस फॉर्मूले को आपने रीअरेंज करना है। V1/T1, T2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये T1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके इसको रीअरेंज करेंगे तो T2 आ जाएगा आपके पास, सिंपल, ठीक है। T2 इज इक्वल टू V2 T1/V1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे याद रखना है ये सेल्सियस में टेम्परेचर था, इसको केल्विन में चेंज करने, केल्विन में चेंज करने के लिए +273 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 243, ठीक है। अब क्या करेंगे कि वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, V2 की, टेम्परेचर T1/V1, तो आंसर अब आपके पास आ गया ये, द एक्सपेंशन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि पहले वॉल्यूम 250 था, उसके बाद जो है वो 700 हो गया। उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया था। यहाँ देखिए 243 है ना, यहाँ पे 680.4 केल्विन हो गई, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है 5.4। अ सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, V1 है 160 और T1 है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इट्स टेम्परेचर इज रेज टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 100 है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम इफ़ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। V2 हमने फाइंड करना है। टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ये केल्विन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मूला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। फाइंड हमने V2 करना है, T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें वैल्यूज पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 303 पे डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इन विच यूनिट्स बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड। इसमें आप लोगों ने अंडरलाइन करना है इस फर्स्ट 2 लाइंस को। द बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरहेड स्केल, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फॉन इफ इट इज विच इज़ इक्वलेंट टू 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये बताया गया कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फॉरहेड स्केल में जो है वो मेजर किया जाता है सेल्सियस में, जो कि इक्वल होता है 37 के, ठीक है। This temperature is close to average normal atmospheric temperature. In winter, the atmospheric temperature falls lower than that of the our body temperature. According to the principle of heat flow, flows from our body to, out from our body and we feel cold. अच्छा स्टूडेंट्स, एक्चुअल में होता ये है कि हीट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो सर्दियों में आपके अराउंड जो है यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, आप और क्या होता है कि आपकी बॉडी से हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रही होती है, दैट्स वाई आपको जो है वो सर्दी महसूस हो रही होती है, ठीक है। तो अब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या उस एनर्जी को कंपेंसेट करने के लिए जो है वो ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं और कॉफ़ी वगैरह पी जाती है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप रहे। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो गैसेस में बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, लिक्विड्स में गैसेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं और सॉलिडिफाई हो जाता है हमारे पास वो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है सॉलिड उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, जबकि लिक्विड्स जो हैं वो जिस भी कंटेनर में डाले जाएँ उसी की शेप जो है वो गेन करते हैं, जबकि गैसेस जो हैं वो शेपलेस होती हैं, ठीक है। उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। चलिए अब आज हम करेंगे
लिक्विड की स्टेट, लिक्विड स्टेट और उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़। आपको पता है कि लिक्विड जो है उसकी इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी शेप नहीं होती डेफिनेट, ठीक है, यानी जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप गेन कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ वेपोरेशन। वेपोरेशन का मतलब ये क्या है, वेपोराइज कर जाना, ठीक है, यानी उड़ जाना, बुखारात में चेंज हो जाना। तो वेपोरेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिक्विड फेज जो है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिक्विड जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम वेपोरेशन बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये किसके ऑपोजिट होता है, कंडेंसेशन के। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कंडेंसेशन जो है उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि वेपर फेज जो है वो कन्वर्ट होता है डायरेक्टली किसमें, लिक्विड फेज में, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास है कंडेंसेशन का प्रोसेस। तो वेपोरेशन में हमने बोला वो वेपोरेशन में लिक्विड जो है वो गैसियस में चेंज होता है, जबकि कंडेंसेशन में गैसियस जो है वो लिक्विड में। तो ये रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के, ठीक है। वेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो मीन इनसाइड, ठीक है। दो होते हैं हमारे पास प्रोसेसेस, एक होते हैं एक्सो और एक होते हैं एंडो। एक्सो मतलब एग्जिट से याद रखिएगा, एक्सो जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है, जबकि एंडो में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक हो गया। When 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 kilojoule of energy, यानी इतनी एनर्जी जो है वो उसको रिक्वायर होती है। तो वाटर जो है, लिक्विड वाटर गैसियस में चेंज हो रहा है, इस वक्त एनर्जी कितनी उसको चाहिए थी, 40.7 किलोजाउल पर मोल। एक्चुअल में होता ये है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास आप जो है वो ये हमारे पास जो है एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास जो है वो लिक्विड गिवन है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको हीटअप कर रहे होंगे तो हीटअप करने के दौरान जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनको डायरेक्ट हीट मिल रही है ना, तो वो हीट गेन करके उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से मूव करते करते वो अपर लेयर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके मज़ीद उनकी जब एनर्जी हाई हो जाएगी तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होके वेपराइज हो जाएंगे, गैसियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ से एनर्जी गेन करते जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मूव करते करते अपर सरफेस पे आ जाएंगे और वहाँ पे वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास जो है टेम्परेचर के बढ़ने से वेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा, जितनी हीट ज़्यादा होगी उतने ही मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे और वेपोराइज हो जाएंगे, यानी वेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, फास्ट, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ये प्रोसेस स्लो होगा। अब एक चीज़ जो मेन है, वेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। जैसे आप देखते हो कि लाइक गर्मी में आप लाइट ऑफ है तो फ़ैन नहीं चल रहा, ऑब्वियसली आपको स्वेटिंग होगी। जब लाइट आती है, लाइट ऑन होती है, फ़ैन चलता है, तो फ़ैन के चलने से जब आप जो स्वेटिंग हुई होती है उसके बाद आपको जो है वो कूलिंग जो है वो महसूस हो रही होती है। इसकी रीज़न क्या है कि जब लाइट ऑफ होती है आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर रहा होता, ठीक है। आपको गर्मी फील हो रही होती है। अब जो ज़्यादा गर्मी वाले आपके अंदर गर्मी जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, स्वेटिंग की फॉर्म में जो है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। अब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो स्वेटिंग के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, फ़ैन चलेगा, वो वेपोराइज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया ना, इस वजह से आपको कूलिंग महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि वेपोरेशन जो है उससे कूलिंग होती है। यहाँ सिंपली आप देखें, आप अपने जो है हाथ पे एक जो है ड्रॉप अल्कोहल का फेंकें और दूसरी साइड पे वाटर। अब वाटर जो है वो टाइम लेगा ना वेपोराइज होने में, जबकि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से वो जल्दी वेपोराइज हो जाता है, तो वहाँ आपको ठंडक सी महसूस हो रही होती है। या नेल पेंट रिमूवर अगर आप यूज़ कर रहे होते हो उस दौरान भी आपको ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा होता है, उसमें भी क्या होता है कि कूलिंग प्रोसेस हो रहा होता है, वेपोरेशन होने की वजह से कूलिंग प्रोसेस होता है। सिंपल, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको आ भी सकता है। वेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस हाउ, तो ये आपने इसमें पूरा पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास वेपोरेशन की प्रोसेस जो है उसको फैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास है सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सरफेस एरिया मतलब कि लाइक यहाँ पे हमारे पास ये इसका सरफेस एरिया है, ये वाला, ठीक है, कि कितना उसका जो है वो माउथ जो है वो ओपन है, कितनी उसकी अपर लेयर जो है वो खुली हुई है, यानी सरफेस एरिया सिंपली कितना वॉल्यूम है उसका, ठीक है, उस कंटेनर का।
हमारे पास आपको पता है अगर आप एक कप में चाय ले रहे हो और दूसरी तरफ आप एक लाइक अ टब ऑफ वाटर और 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, अब टब वाला पानी जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, जबकि ग्लास में जो गर्म पानी है वो टाइम लेगा। उसकी रीज़न क्या है कि ग्लास जो है उसका माउथ जो है वो छोटा होता है, उसका वॉल्यूम, जबकि टब में बड़ा होता है। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ एडजस्ट हो सकेंगे ना और वेपराइज जल्दी से हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे कम है वॉल्यूम तो यहाँ कम एडजस्ट होंगे। हमने भी बात की ना कि यहाँ पे जब वो मॉलिक्यूल्स हीट गेन करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपर सरफेस पे चले जाएंगे। अपर सरफेस जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ वेपराइज हो पाएंगे। अब जहाँ यहाँ सरफेस ही छोटी होगी ग्लास की, यानी अपर लेयर, यहाँ उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होगा तो कम मॉलिक्यूल्स ही वेपराइज होंगे ना, तो इसका मतलब कम हीट जो है वो रिलीज़ होगी। इसी वजह से कि जितना हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही वेपरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, और जितना ही सरफेस एरिया कम होगा उतना ही वेपरेशन का प्रोसेस कम होगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। ये तो हमने पहले भी बात कर ली कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी हमारे पास वेपरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें हमने वही एग्जांपल ली कि अगर आप हीट कर रहे हो किसी चीज़ को, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो जल्दी जो है वो वेपराइज होता जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसको हीट अप होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी गेन करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेज अर्लियर दैन दैट ऑफ अ कंटेनर विद कोल्ड वाटर। सिंपली इसमें आप ये एग्जांपल देखो कि अगर आप एक जगह चूल्हे पे आपने पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए और दूसरी जगह ठंडा पानी पड़ा हुआ है, तो चूल्हे पे जो पानी है ऑब्वियसली वो वेपराइज हो जाएगा, बुखारात में चेंज हो जाएगा, जबकि ठंडा पानी जो है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। उसकी रीज़न क्या है कि चूल्हे वाले पानी पे टेम्परेचर ज़्यादा था, इस वजह से वेपरेशन का प्रोसेस फास्ट हुआ, जबकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम था और वेपरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हुआ। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही वेपरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्शन की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड होंगे ना, उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। तो इसी वजह से जब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तभी वो वेपराइज हो पाएंगे। तो जिन मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं वो इजीली वेपराइज हो जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है अल्कोहल और वाटर की। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर जो है वो टाइम लेता है वेपराइज होने में, जबकि अल्कोहल जो है, इसको 1 ग्लास अल्कोहल और 1 ग्लास वाटर रखें और थोड़ी देर बाद देखें वो अल्कोहल वेपराइज हो चुका होगा जबकि वाटर एज इट इज़ पड़ा हुआ होगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि अल्कोहल में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो वीक फोर्सेस की वजह से वो जल्दी वेपराइज हो जाता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा और डिटेल में जो है वो इसमें जितने भी MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।